चलो आ जाओ जी, बस शांत हो जाओ प्राणी। हम कंट्रोलिंग कर रहे थे और कंट्रोलिंग के अंदर हमने 3 टॉपिक खत्म किए थे। कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, उसके बाद हमने किया था दूसरा दैट वाज फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, और उसके बाद किया था हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ये खत्म करने के बाद हम आगे बढ़े। आज हमें करना है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आ जाओ, लिखो फटाफट, लिखो जल्दी से। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग NING है, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, चलो इन दोनों में क्या रिलेशन है? मैंने आपसे पहले कहा था अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। पहले प्लान करोगे, कोई स्टैंडर्ड सेट करोगे, उसके बाद तो क्रॉस चेक करोगे कि वो स्टैंडर्ड अचीव किया कि नहीं किया। अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं है। मतलब विदाउट प्लानिंग देयर इज नो कंट्रोलिंग। सीधी सी बात है। तो लिखो सबसे पहला रिलेशन, लिखो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ब्लाइंड, अंधी, अंधा होना। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। देखो कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस, कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ठीक है जी, इसमें लिखो कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस on the basis of standards of performance, on the basis of standards of performance developed by planning, on the basis of standards of performance developed by planning. If you have not set the standard in advance, if you have not set the standards in advance, या if we have लिख दो, if we have not set the standards in advance, then there is nothing to control. Then there is nothing to control. That's why controlling is blind without planning. That's why controlling is blind without planning. आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, planning is meaningless. Planning is meaningless without control. Planning is meaningless without control. ठीक है जी, समझ आ गया कैसे? विदाउट कंट्रोल। हम लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये टॉपिक है आज, और इस टॉपिक के अंदर हमने पहला पॉइंट लिखा, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, वो हमने लिखा कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ठीक है जी, जो कंट्रोलिंग है वो तो एपी का रह गया आज। ओके, इधर देखो, पहला पॉइंट हमने लिखा कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। मतलब अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे करोगे आप? जब आपने कुछ प्लान ही नहीं किया तो कंट्रोल क्या करोगे? जीरो। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने? मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। आपने प्लान किया आई हैव टू गेट 95 मार्क्स, लेकिन जब मार्क्स आए, जब आपने पेपर दिया, उसके मार्क्स आए, आपने क्रॉस चेक ही नहीं किया कि आपने प्लान क्या किया था, यूजलेस हो गया। उस प्लान का क्या फायदा?
जिसको आपने क्रॉस चेक नहीं किया। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखा आपने एक बार, ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये बात नोट की आप। कंट्रोलिंग जो है प्लानिंग के बिना अंधा है, इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, और जो प्लानिंग है वो मीनिंगलेस है विदाउट कंट्रोल। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर जल्दी से, वंस अ प्लान इज इंप्लीमेंटेड, आ जाओ, वंस अ प्लान इज इंप्लीमेंटेड, बैठो, वंस अ प्लान इज इंप्लीमेंटेड, controlling is necessary. Once the plan is implemented, controlling is necessary to monitor the progress. Controlling is necessary to monitor the progress. Controlling help us to find out the deviations. Controlling help us to find out the deviations and to take corrective actions. Help us to find out the deviations and to take corrective actions to rectify those deviations. ठीक है जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना ब्लाइंड है और प्लानिंग कंट्रोल के बिना मीनिंगलेस है। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग एंड प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। ठीक है जी, आ जाओ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आओ। कंट्रोलिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव, क्या बोलेंगे इसको, प्रेस्क्रिप्टिव, यस। कंट्रोलिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड नो, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग। ये लिखो, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग। प्रेस्क्रिप्टिव एंड इवेल्युएटिंग, या planning is prescriptive and controlling is evaluating। ठीक है जी, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग। इसके अंदर लिखो फटाफट जल्दी से, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज ऑफ thinking, to discover and perspective, and appropriate course of action. An appropriate course of action. Controlling on the other hand evaluates whether decisions have been translated into desired actions. Decisions have been translated into desired actions. तो प्लानिंग को हमने कहा प्रेस्क्रिप्टिव और उसको हमने कहा इवेल्युएटिंग। यानी कि प्लानिंग जो है इट हैज टू गो एज पर द रूल्स। प्लानिंग के अंदर हम रूल सेट करते हैं, काम को किया कैसे जाएगा। सुनो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हम रूल सेट करते हैं कि काम होगा कैसे, और फिर कंट्रोलिंग के अंदर जो हमने काम किया उसको क्रॉस चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि काम ऐसा हुआ या नहीं हुआ।
तो प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब हो सकता है, अगर हिंदी में हम कहें तो क्या प्रेस्क्रिप्टिव को अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं? हम हिंदी में लिख सकते हैं क्या? नियम अनुसार लिखो। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब है नियम के अनुसार, एज पर रूल। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है एज पर रूल। और इवेल्युएशन का मतलब होगा हिंदी में क्या बोलेंगे? इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? किसी चीज का इवेल्युएट करना, मतलब एनालाइज है, क्या बोलते हैं इवेल्युएट करना हिंदी में? मूल्यांकन करना। मूल्यांकन होता था हिंदी में एक वर्ड, मूल्यांकन करना है ना, इवेल्युएट करना मतलब एनालाइज करना। यानी प्लानिंग जो है वो रूल के हिसाब से चलती है, और कंट्रोलिंग जो है वो ये चेक करती है कि जो हमने प्लान किया था वो काम हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एक्शंस। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एक्शंस। अब सुनो मेरी बात, ये कितना सिंपल है लेकिन केस स्टडी में फंसा देता है। ये वाले पॉइंट जो है केस स्टडी में फंसाता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। पहले हम फॉरवर्ड पढ़ते हैं। हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं? नॉट फॉर प्रेजेंट, ऑलवेज फॉर फ्यूचर। चाहे वो फ्यूचर 10 मिनट के बाद का हो, 1 घंटे के बाद का हो, 1 साल के बाद का हो, 10 साल के बाद का हो। आप बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले अप्रैल में प्लानिंग करते हैं कि अगले मार्च में पेपर होंगे तो इतने % मार्क्स लेने हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे प्लानिंग कर लेते हैं 1 साल पहले की। ठीक है जी, प्लानिंग होती है हमेशा फ्यूचर के लिए। समझ में आ गई बात? फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन है। ऐसे ही कंट्रोलिंग की बात आती है। वो होता है प्लानिंग जो है वो क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई? वी डोंट प्लान फॉर प्रेजेंट, वी कैन नॉट प्लान फॉर पास्ट, वी कैन ओनली प्लान फॉर फ्यूचर। बात क्लियर हो गई? लेकिन जब बात कंट्रोलिंग की आती है, वो कहता है कंट्रोलिंग इज आल्सो फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन या फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कैसे? जब हमने प्लान किया टू गेट 95% मार्क्स, 100% मार्क्स इन क्लास 12, फिर हमने प्री बोर्ड दिया और पता लगा कितने % आए? 80%। अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? आगे देखना पड़ेगा कि कहां पे डेविएशंस रह गए। जो 15% नंबर कम आए वो डेविएशन क्यों आया? फिर उस डेविएशन को क्या करना पड़ेगा? हमारे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और वो किसके तरफ से कैसे हो पाएगा? बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग। इसीलिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एक्शंस, आगे देखने के लिए। और फिर आगे हम पढ़ेंगे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। तो पहले इसमें लिखो जल्दी से, बताता हूं, लिखो इसमें पहले। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। Plans are prepared for future and are based on forecast about future conditions. That's why planning is a forward-looking function. That's why planning is a forward-looking function. ठीक है जी? कंट्रोलिंग, नीचे नेक्स्ट बार में आ जाओ। कंट्रोलिंग is forward looking because the corrective actions are taken in controlling to rectify the deviations which aims to improve
which aims to improve future performance, which aims to improve future performance. चलो जी नेक्स्ट पे आओ. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ लुकिंग बैक फंक्शन या लुकिंग बैकवर्ड फंक्शन. लुकिंग बैक लिखो आप, लुकिंग बैक फंक्शन. अब देखो कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि 1 मिनट पहले आपने कहा कि प्लानिंग जो है वो कभी भी पास्ट के लिए नहीं हो सकती. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है. इसलिए प्लानिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. हम प्लानिंग आगे के लिए करते हैं, पीछे जो बीत गया उसके लिए नहीं करते. ठीक है जी. कंट्रोलिंग जो है वो भी फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि जो गलतियां हमसे हो गई, जब हम कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? टू चेक योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड यू हैव सेट, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. एक ही वर्ड है ना कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मतलब टू चेक योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड यू हैव सेट वाइल एट द प्लानिंग टाइम. किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ प्लानिंग. जब आप प्लानिंग कर रहे थे, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, और आज जब आपका रिजल्ट आ गया, क्रॉस चेक करना कि दोनों में कहा डेविएशन है. अगर डेविएशन है तो उसको रेक्टिफाई करना. उससे होगा क्या? फ्यूचर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी. इसलिए कंट्रोलिंग भी क्या हो गया? फ्यूचर लुकिंग, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. ये बात समझ में आ गई. लेकिन जब बैकवर्ड की जब बात आती है, जब हम दोनों को बैक मान के चलते हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे आती है. समझना कैसे? प्लानिंग जो है वो कभी भी पास्ट के लिए नहीं होती. मैं फिर बोलता हूं, वी डोंट प्लान फॉर पास्ट. जो बीत गया उसके लिए प्लानिंग करके क्या करोगे? आप कर ही नहीं सकते. 12th क्लास पास हो जाएगी, डीएमसी हाथ में आएगी, या प्लान करना 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, नहीं ला सकोगे ना. ऑलरेडी बीत गया. प्लानिंग तो भी कर सकते हो कि कैसे चेंज करें ताकि परसेंटेज बढ़ जाए. समझ गए मेरी बात आप? लेकिन प्लानिंग के अंदर जब हम बोलते हैं ना बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, उसमें ये बात आती है कि हमने की गलतियां, जो हमने पीछे प्लानिंग की 12th क्लास में, और उसकी वजह से जो गलतियां हुई, जो हमारी प्लानिंग थी वो हम अचीव नहीं कर पाए, टारगेट अचीव नहीं कर पाए, उसको ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान कर सकते हैं. इसलिए हम बोलते हैं प्लानिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. हम अपनी पास्ट में हुई गलतियों से सीख सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए. अपने फ्यूचर के लिए जब प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती. प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग क्या है? यूनिवर्सल. हर जगह पे प्लानिंग होती है, चाहे पिक्चर देखने जाना हो, चाहे जिंदगी बनानी हो, चाहे घूमने जाना हो, चाहे खेलने जाना हो. बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं. लेकिन एक बात है प्लानिंग के अंदर, जो आपने पास्ट में प्लान किया था और उस प्लान के हिसाब से आपके मार्क्स नहीं आए, उसको ध्यान में रखते हुए अब आप अपने प्रेजेंट की और फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं. आई बात समझ में? इसलिए बोलते हैं प्लानिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. तो लिखो जल्दी से. प्लानिंग इज लुकिंग बैक. प्लानिंग इज लुकिंग बैक because new planning can be made. New planning can be made perfectly with the guidance of past experience. With the guidance of past experience. ठीक है जी. और कंट्रोलिंग इज आल्सो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. वो कैसे है? कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर तो हम ढूंढते ही अपनी गलतियां हैं. कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है. फॉरवर्ड लुकिंग कैसे? जब गलतियां हमें पता लग जाती हैं, हम उन गलतियों को सुधारने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, तो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया. लेकिन बैकवर्ड लुकिंग कैसे? व्हेन वी आर टू फाइंड द मिस्टेक्स, कि हमसे गलती हुई कहां से ली है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग. ठीक है जी. तो लिखो फटाफट जल्दी से. कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम. कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज. पोस्टमार्टम की स्पेलिंग लिख सकते हो आप, लास्ट टाइम लिखवाई थी मैंने. पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज टू फाइंड आउट डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स.
from the standards. In this sense, controlling is backward looking function. ठीक है जी। हमने कितने रिलेशन लिखे? 5 रिलेशन। पहला, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। दूसरा, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। ठीक है जी। और तीसरा क्या लिखा हमने? तीसरा, प्लानिंग इज इवैल्यूएटिंग। और चौथा क्या लिखा हमने? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। पांचवा क्या लिखा? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। ठीक है जी। हमने 5 रिलेशन दिनों के अंदर पढ़े, लेकिन अगर आप छोटी सी बात को दिमाग में डालो तो सीधी सी बात यह है कि कोई इंसान अगर प्लान करेगा तो ही कंट्रोल करेगा, तो ही कंट्रोल करेगा। जब तक बच्चे की कुछ प्लानिंग ही नहीं, टारगेट ही सेट नहीं है, तो चेक क्या करोगे? तो जो मर्जी आ जाए चलेगा। पहले तो प्लान करना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू सेट अ प्लान कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे कितने मार्क्स अभी 12th क्लास में लेने हैं। आज भी प्लान कर लोगे तो अच्छे मार्क्स ले जाओगे। अभी भी कुछ नहीं निकला। 90 दिन बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा। 90 डेज जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं पढ़ने के लिए, है ना। आपके पास तो भी दिन ज्यादा है। 5 महीने के बाद पेपर होने हैं अभी से, अभी भी 5 महीने बाकी हैं, है ना। 5 महीने बाद पेपर है। आपके पास तो 150 दिन है अभी पढ़ने के लिए। बहुत दिन है अभी, बहुत। इतने में तो पढ़ के टॉप किया जा सकता है, इतने दिन पढ़े हैं। तो पहले प्लान करो। फर्स्ट मेक अ प्लान, देन ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, देन पुट योरसेल्फ एट द प्लेस, स्टाफिंग, देन डायरेक्ट योरसेल्फ एंड टेक एक्शन, एंड देन चेक द कंट्रोलिंग। फिर पेपर के बाद पता लगेगा आपने क्या सही प्लान किया या गलत किया। अभी सेट कर लो काम। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के बिना अंधी है, ब्लाइंड है। जब तक प्लान नहीं तब तक कंट्रोलिंग का यूज ही नहीं। दूसरा आया, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। मतलब अगर आपने प्लान कर लिया, उसके बाद अपने आप को क्रॉस चेक ही नहीं किया कि मैंने प्लान पूरा भी किया कि नहीं, यूजलेस हो गया ना प्लानिंग। मैंने टारगेट सेट किया, भाई वी हैव टू सेल दिस 1000 पेन्स इन 1 मंथ। महीना खत्म हो गया, अगला महीना भी आ गया, अगला महीना भी खत्म हो गया, मैंने चेक ही नहीं किया कि 1000 पेन बिके या नहीं बिके। तो प्लानिंग करने का क्या मतलब रह गया? तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। ये हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा। ठीक है जी। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा? प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग। प्लानिंग के अंदर हम रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स बनाते हैं, प्लान करते हैं, सोचते हैं। इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। एक्शन नहीं लिया जाता प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग इज जस्ट अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग के अंदर बैठ के सोचा जाता है, थिंकिंग होती है। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है कि क्या चीज हमें करनी है। काम तो हम शुरू करते हैं डायरेक्टिंग से, पढ़ा था ना आपने। डायरेक्टिंग इज द फर्स्ट एक्शन। जब हम प्लानिंग बात करते हैं एक्शन लेने की, तो डायरेक्टिंग से काम स्टार्ट होता है। प्लानिंग में तो सिर्फ एक सोच होती है। बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं कंपनियों के अंदर, लेकिन ये नहीं कि प्लानिंग हुई तो काम शुरू। उसके साथ और बात कुछ है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, फिर जाके डायरेक्टिंग है। पढ़ रहे ना सारे फंक्शन आप? ठीक है जी। तो फिर हमने ये पढ़ा। चौथा हमने क्या पढ़ा कि दोनों क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग है। फिर हमने क्या पढ़ा? दोनों क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है। ये हमने रिलेशंस खत्म कर दिए। कंक्लूजन ये है, लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन लिखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड। ठीक है जी। बस इतना लिख लो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है। ठीक है जी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक हुआ दूसरा न हुआ तो यूजलेस। ठीक है। चलो आ जाओ, अब छोटी सी केस स्टडी करते हैं। लेट्स डू द केस स्टडी नाउ। एक छोटी केस स्टडी करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। आ जाओ फटाफट लिखो एक छोटी सी केस स्टडी। देखो तो आपने क्या सीखा। देखो XYZ is a large manufacturing unit. Recently
द कंपनी has conducted recently the company has conducted the time and motion study the time and motion study मालूम है क्या होता है टाइम एंड मोशन स्टडी मालूम है कहां पढ़ा था आपने ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था याद है आपको ये बस अब कहाँ याद रहेगा प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अंदर टाइम एंड मोशन स्टडी मालूम है आप मतलब किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है ये स्टडी होती की जाती है जिसके अंदर हर एक मूवमेंट को चेक कैमरे लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे उसमें हर एक मूवमेंट को चेक किया जाता है कि किसने कितना रेस्ट किया किसने कितना टूल लगाने में टाइम वो टूल लेने गया वहां से आया उसमें मशीन स्टार्ट सारा मोशन स्टडी की जाती है एक मूवमेंट को स्टडी किया जाता है फिर बताया जाता है कि इस काम को करने में इतना टाइम लगता है उसमें कुछ प्लस माइनस करके दैट इज कॉल्ड टाइम एंड मोशन स्टडी ठीक है जी आगे लिखो इसमें आगे लिखो एंड कंक्लूडेड दैट on an average a worker could produce on an average a worker can produce 120 units per day 120 units per day ठीक है जी however it has been noticed that average daily production of a worker is in the range of 80 to 90 units. Range of 80 to 90 units. अब आपको हैरानी होगी ये छोटी सी केस स्टडी 5 नंबर में आई थी 2015 के अंदर 5 मार्क्स इतनी सी केस स्टडी है क्या केस स्टडी मालूम इधर देखो बस यह खत्म हो गई आगे क्वेश्चन है केस स्टडी कहती है कंपनी है XYZ लिमिटेड उसने अभी स्टार्ट की क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भाई और उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी करके ये पता किया कि एक आदमी एक दिन में 120 यूनिट्स बना सकता है मान लो पेन 120 यूनिट्स लेकिन जब स्टडी की तो ये 120 का वो आया एवरेज आई लेकिन जब रियल में लोगों ने काम किया तो कितनी यूनिट आई 80 से 90 बन रही है अब क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन क्या है जल्दी से विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 नंबर में आइए which function of management is needed to ensure that the actual performance is in accordance with the performance as per time and motion study. In accordance with the performance as per time and motion study. ये पहला क्वेश्चन है ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 2 state 4 features of this function of management. State 4 features of this function of management. मुझे बताओ मुझे लगता है कि नलायक से नलायक बच्चा भी इस केस स्टडी को पकड़ जाएगा सच्ची बोलता हूं ये केस स्टडी में कुछ भी नहीं था लेकिन 5 नंबर में आई 5 मार्क्स में मुझे बताओ कौन से फंक्शन की रिक्वायरमेंट है उन्होंने एक स्टडी करवाई इधर देखो पढ़े जी स्टडी करवाई उन्होंने और स्टडी करवा के पता किया कि 120 पेन रोज बनने चाहिए
लेकिन पेन बन कितने रहे हैं? 80 से 90। तो कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का यहाँ पे जरूरी है जो ये पता कर सके कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेट था हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो कौन सा वो कौन सा फंक्शन बताता है? कौन सा है बताओ? इसके 5 नंबर है, 5 मार्क्स। और फिर क्या बोलता है साथ में? जो फंक्शन आपको पता लगा उस फंक्शन के क्या लिखो, कितने फीचर, और आपको मैंने कितने लिखवाए हैं? शायद 4 ही लिखवाए हैं। कितने? 5। कोई 4 लिख डालो। क्या है? सबसे पहला क्या है? कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। उसके बाद परवेसिव मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। उसके बाद बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। उसके बाद कॉन्टिन्यूस। लो 4 ही आपको लिखवाए हैं। आप 5 भी कर सकते हैं। उसको मालूम कैसे? कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। अलग अलग कर दो उसको। अगर 5 मांग ले घबराना नहीं। तो वो बोले ना राइट 5 फंक्शन फीचर्स, तो घबरा मत जाना। ये जो फॉरवर्ड वाला और बैकवर्ड वाला है इसको अलग अलग कर देना, हो जाएंगे 5। इसके 5 नंबर थे। सोचो कभी कभी किस्मत अच्छी होती है ना तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर। ये बहुत अच्छी किस्मत वाला क्वेश्चन था। आ जाओ आगे बढ़े, लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लिखो लास्ट टॉपिक। आ जाओ लास्ट टॉपिक पे चले इस चैप्टर के, और ये बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं और लिखो कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है, किसी भी चीज का प्रोसेस हमने पढ़ा है, और मैंने आपसे कहा था प्रोसेस ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी प्रोसेस हम अभी तक पढ़ते हैं, बस हमने एक प्रोसेस नहीं पढ़ा था। मालूम कौन सा? सुपरविजन का प्रोसेस नहीं था। मालूम है आपको? पिछले चैप्टर में लीडरशिप का भी प्रोसेस नहीं था, लेकिन उसमें भी मोटिवेशन का प्रोसेस था। अभी मनीषा में भी बता देगी मोटिवेशन का प्रोसेस। देखना कितना जल्दी याद रहता है इसको। मनीषा जरा बताना व्हाट वाज द मोटिवेशन प्रोसेस? मोटिवेशन प्रोसेस, वो मैगी वाला एग्जांपल दिया था मैंने, मैगी खाने वाला। हाँ जल्दी से, व्हाट इज मोटिवेशन प्रोसेस? हाँ हो गया, वो पेज पलटने स्टार्ट हो गए। अभी पंडित जी बताएंगे। हाँ जी बेटा पढ़ना शुरू कर दो, फेल हो जाएगा। पहले बता दो तुम्हारे को, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मम्मी को सुनाऊंगा ये वाली बात, बाद में नहीं कहना बताया नहीं। हाँ मोटिवेशन का प्रोसेस क्या था? अरे छोड़ो यार ये किताबी बातें, छोड़ो इसको बकवास को। पहले बताओ मुझे मोटिवेशन का प्रोसेस क्या था? सबसे पहला क्या था? अनसेटिस्फाइड। यार ऐसे यार सबसे पहले भूख लगी आपको? भूख लगी सबसे पहले, मतलब अनसेटिस्फाइड। आपको भूख लगी है पेट के अंदर, ढूंढ रहे हो खाने के लिए। अच्छा अनसेटिस्फाइड के बाद क्या हुआ? सेकंड क्या हुआ? क्या किया? मंजीते जी थोड़ा सा धीरे। भूख लगने से क्या हुआ? टेंशन है। उसके बाद अब आप उठे मंजी से, मम्मी तो है नहीं घर में, उठना पड़ेगा, उठ गए आप। उसके बाद क्या किया आपने? सर्च किया, मैगी के पैकेट कहाँ रखे हैं? अरे मैगी नहीं है यार, चल कुछ और बना लेते हैं। ढूंढा ना आपने, यही काम होता है आपके साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस मैगी बनी और गई टेट दे विच सेटिस्फाइड थी। और टेंशन क्या हो गई? रिडक्शन ऑफ टेंशन, और आप सो गए आराम से। यही तो है मोटिवेशन का प्रोसेस। सबसे पहले भूख का लगना मतलब अनसेटिस्फाइड। फिर जब भूख लगी हो तो क्या हुआ? उससे टेंशन। फिर ड्राइव मैंने एक्शन, उठे मंजी से आप। लेटे लेटे तो भूख नहीं मिटेगी ना, उठना पड़ेगा ना। उठ गए आप बिस्तर से, उठ जाओ, सीधा गए किचन तक। फिर उसके बाद सर्च, वो अलमारियां बारियां सारी खोल खोल के कहाँ रखी मम्मी ने मैगी। मम्मी भी छिपा के जाती है ना मैगी, सारी ना खा जाए। फिर आपने सर्च कर लिया, और जैसे सर्च किया मैगी कुक की और सीधी गई पेट में। फिर क्या हो गया? सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, और टेंशन हो गया, मोटिवेशन खत्म। दैट वाज मोटिवेशन प्रोसेस। ठीक है जी। लेकिन लीडरशिप में कोई प्रोसेस नहीं था। लीडरशिप के अंदर प्रोसेस नहीं था, स्टाइल ऑफ लीडरशिप थी। स्टाइल ऑफ लीडरशिप मालूम है 3 तरह की लीडरशिप होती है, 3 तरह की। और उसमें से एक तरह का नाम मुझे लेना नहीं आता, वो मुझे बताइए क्या कौन सी होती है तीसरी वाली, जिसका नाम बड़ा हार्ड है? जल्दी तो पढ़ना शुरू करते हैं, बता रहा हूँ, नहीं तो गोली मारे नहीं, ऐसे सीधे बता रहा हूँ जल्दी से। हाँ जी ये बताएगा प्रशांत। प्रशांत तीनों लीडरशिप बता कौन कौन सी होती है? रिकॉर्ड करो इसकी बात, कह रहा मुझे कुछ नहीं आता, मम्मी को भेजेंगे। हेलो अच्छा शिवानी चंदेल, 3 लीडरशिप कौन कौन सी होती है? ऑटोक्रेटिक,
डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, यार ठीक है तीनों। अच्छा मेरी बताओ सबसे पहले डेमोक्रेटिक कौन सी होती है? तीनों के तीसरे नाम बताओ, तीनों के तीन अलग अलग नाम। बॉस सेंटर्ड है, अच्छा अब तीसरी वाली सबऑर्डिनेट सेंटर्ड, बिल्कुल ठीक, सही बात, सही चल रहा है आप लोग, बिल्कुल सही चल रहा है चैप्टर। अच्छा फिर हम कंट्रोलिंग में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कंट्रोलिंग में अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। बेसिकली कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने पिछला पढ़ा, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और अब जो आप पढ़ने वाले हैं हम कौन सा, कंट्रोलिंग प्रोसेस। बाकी फीचर्स इंपॉर्टेंस तो हर चैप्टर के अंदर है। मालूम है आपको बिजनेस स्टडी के 8 के 8 चैप्टर के अंदर A3 शीट के एक पेज पे 8 के 8 चैप्टर आ जाते हैं। A3 शीट, एक A3 शीट ले लो घर में, A3 में A4 से बड़ी होती है, A3 शीट के ऊपर 8 के 8 चैप्टर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? मीनिंग, सबका मीनिंग, ठीक है जी। इसका सबका मीनिंग सबसे पहले स्टार्टिंग से, पहले चैप्टर से, पहले तो मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया, फिर प्रिंसिपल्स का, सारे हो गए ना मीनिंग, फिर सबके फीचर्स, फिर सबकी इंपॉर्टेंस, फिर सबका प्रोसेस। आप समझ रहे हो? मैं बताता हूं केस स्टडी में जीतना कैसे है। बिजनेस स्टडी के अंदर, बिजनेस स्टडी में कोई चीज मारती है तो केस स्टडी मारती है, और केस स्टडी में वो बच्चे मरते हैं जो कुछ वर्ड्स याद करके केस स्टडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दिए हुए बुक के शुरू में ये वाले वर्ड रट्टा मार लो, आपकी केस स्टडी हो जाएगी। मैं बोलता हूं कभी भी नहीं होगी, इम्पॉसिबल है, होगी नहीं। जब तक उसकी थ्योरी सही से नहीं आएगी केस स्टडी नहीं हो सकती। थ्योरी जब तक पकड़ लोगे अच्छे से, फिर केस स्टडी पकड़ी जाएगी। आप वर्ड्स याद करके केस स्टडी में नहीं जीत सकते किसी भी हालत के अंदर। पीएचडी में वो है यूट्यूब पे, 1 महीने में केस स्टडियां सारी करवा देते हैं, बोलता 1 महीने के अंदर, बहुत सारे बैठे हैं। लेकिन मैं बताता हूं आपको, कम से कम 100-150 केस स्टडी करने के बाद भी हमारी प्रीति के नंबर नहीं आ पाए थे, पूरे 92 मार्क्स में रुक गई थी। क्योंकि अगले जो 4 चैप्टर थे उसकी केस स्टडी तो पकड़ी जाती नहीं किसी भी हाल में, जब तक ना आती है थ्योरी। आई मेरी बात समझ? इसलिए आप थ्योरी की प्रैक्टिस करो, केस स्टडी अपने आप से पकड़ी। अभी देखो ना, अभी हमने अभी थ्योरी पढ़ी हुई थी, आपने पकड़ ली ना केस स्टडी आराम से। ये 5 मार्क्स की केस स्टडी थी। बताओ आज तक जितनी भी केस स्टडी मैंने आपको करवाई है, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ ओ यार ये तो बिल्कुल टेंशन दे गई हमारे को, समझ ही नहीं आई? ऐसा हुआ कभी तक? क्योंकि हम थ्योरी साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, इसलिए आपको महसूस नहीं होता। इसकी रिवीजन करते रहो। ये केस स्टडी ही है जो 60 मार्क्स से ज्यादा की आएगी 80 में से, और केस स्टडी ही आपको फंसाएगी। जब तक अच्छे से आपको थ्योरी नहीं आती होगी और आपने वर्ड्स याद किए होंगे, तब तक आप केस स्टडी में वहां पे से मुंह देखोगे एक दूसरे का, और कुछ भी नहीं रह जाता। और बीएसटी का पेपर सॉल्व करने का तरीका मालूम है क्या है? जैसे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए ना, रीडिंग करने के लिए, पहले 15 मिनट रीडिंग के लिए आता है ना, रीड करने के लिए। जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, पेंसिल उठाओ, पहले रेडी रखो पेंसिल, फटाफट से ना केस स्टडी का लिख दो कौन से चैप्टर से आई है। पहले पूरा पेपर नहीं पढ़ना, पूरा पेपर पहले नहीं पढ़ना। जैसे पहली केस स्टडी आपके सामने देखी, थ्योरी तो पढ़नी नहीं ना, थ्योरी तो पढ़नी नहीं, सीधा केस स्टडी पे जाना है और पेंसिल से लिख देना है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, सब लिख दो। ठीक है, जब आप वो लिख दोगे ना एक बार, उसके बाद आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब आप पेपर करना स्टार्ट कर देते हो पहले क्वेश्चन को पढ़ के, और जब तक लास्ट तक पहुंचते हैं ना, माइंड खत्म हो जाता है। उस टाइम तक समझ नहीं आता केस स्टडी आई कहां से। अगर ताजे ताजे के अंदर सबसे पहले आपने केस स्टडी लिख दी ना, ये केस स्टडी आई कहां से है, बस चैप्टर का नाम लिखना है, बाकी सब छोड़ो, सिर्फ चैप्टर का नाम लिखना उसके आगे पेंसिल से, और जैसे जैसे केस स्टडी होती जाए उसको मिटाते जाओ। सबसे पहले अटेम्प्ट केस स्टडी करना, सारी केस स्टडी एक साथ कर दो, एक साथ, तो एग्जामिनर भी जो है ना कच्चा खा जाए, ओ यार इतनी सारी चेक कर दे यार, सब ठीक कर रखी इसने। सारी केस स्टडी एक साथ कर दो, क्वेश्चन नंबर डालो, केस स्टडी लिख दो सर, फिर बाद में थ्योरी देखेंगे, सबसे लास्ट में थ्योरी करनी स्टार्ट करना। और थ्योरी भी कैसे, सबसे पहले सबसे बड़े क्वेश्चन, फिर सबसे छोटे क्वेश्चन, ऐसे किया जाता है बीएसटी पेपर अटेम्प्ट। ये तरीका है बीएसटी करने का। लेकिन फिर वही बात, 60 मार्क्स की केस स्टडी है। अब मैं आपको कितनी बार बोल चुका, केस स्टडी की बुक ले लो, मेरा कोई कमीशन नहीं है इस बुक के साथ, कोई दूसरी ले लेना। वो कौन सी कही थी मैंने? अलका दमन, ओनली फॉर केस स्टडीज, अलका दमन ओनली फॉर केस स्टडीज, वो भी सेकंड हैंड, 120 रुपए की या 150 रुपए की मिल जाएगी, है ना, इतने की है ना सर, सेकंड हैंड, वो ले लो। नहीं मत लेना, नहीं तो 300-350 की सेकंड हैंड ले लो, और फाड़ के उसको, सारी बुक को फाड़ दो, उसको फाड़ के उसकी केस स्टडी अलग कर लो। ठीक है जी, चलो आ जाओ, हम करें कंट्रोलिंग प्रोसेस जल्दी से। सबसे पहला प्रोसेस है कंट्रोलिंग के अंदर, लिखो नंबर 1 पॉइंट, सेटिंग
सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। फिर वही बात आ गई दोबारा से, इसका मतलब प्लानिंग, इसका मतलब प्लानिंग है ना। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। यहां स्टैंडर्ड से मतलब टारगेट से है। इस पूरे चैप्टर में जब स्टैंडर्ड वर्ड आएगा इट मींस टारगेट। सेटिंग परफॉर्मेंस टारगेट्स, आई हैव टू गेट 95 मार्क्स इन अकाउंट्स, दैट मीन्स सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। सबसे पहले तो कुछ स्टैंडर्ड सेट करो। वो जो है ना भेड़ बकरियों की तरह सिर्फ मुंह उठा के चलने वाला काम छोड़ दो। एक स्टैंडर्ड सेट करो कि आई हैव टू गेट दिस मच मार्क्स इन क्लास 12। और यही पहला प्रोसेस है किसका, कंट्रोलिंग का। और लिखिए इसके अंदर 2 लाइनें, लिखो फटाफट। द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आर द क्राइटेरिया, आर द क्राइटेरिया against which the actual performance will be measured, against which the actual performance will be measured। नेक्स्ट में चलो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, स्टैंडर्ड्स शुड बी फ्लेक्सिबल। या इसी में पॉइंट में पढ़ लो, आसानी हो जाएगी याद करने में। नेक्स्ट पॉइंट डाल लो, स्टैंडर्ड्स शुड बी फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड्स शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। मतलब जो आपने जो टारगेट सेट किया है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइम के हिसाब से चेंजेस के साथ टारगेट भी चेंज होना चाहिए। जैसे आपने टारगेट सेट किया था टू गेट 90% मार्क्स इन, अब तो पेपर अगर मार्च में होते हैं, अब पेपर अगर मई में होने वाले हैं, तो आप उस टारगेट को भी चेंज करो, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है कोरोना की वजह से। स्कूल नहीं जा रहे हो, बहुत टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो टारगेट को भी बदलो, है ना, उसको भी आगे बढ़ाओ। इट मीन्स टारगेट जो आप सेट करते हो, जो स्टैंडर्ड आप सेट करते हो, वो रिजिड नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी। टारगेट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज, जैसा जैसा वक्त बदले आपके टारगेट भी चेंज हो जाए। फाइन, चलो अगला लिखो, तीसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ, can be set in both quantitative and qualitative। ठीक है जी। अब एक कंपनी की बात आ गई। एक कंपनी ने टारगेट सेट किया, आई हैव टू सेल 1000 कार्स इन दिस मंथ इन द मार्केट। हो गया स्टैंडर्ड सेट, लेकिन क्वालिटी का भी ध्यान रखना है भाई, है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना है। वो नहीं कि 1000 बेचने के चक्कर में कस्टमरों को तुम गाली देना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। बाद में वही कस्टमर दूसरे कस्टमर को खराब कर देंगे, है ना। क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होना चाहिए, क्वालिटी भी तो उसके अंदर होनी चाहिए। दोनों तरफ स्टैंडर्ड तय करना है, हमें क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और सेल्स को भी बढ़ाना है। तो स्टैंडर्ड जो है वो क्वांटिटेटिव भी होने चाहिए और क्वालिटेटिव भी होने चाहिए। आगे बात करता हूं, आगे चलो, इसी में लिखो, स्टैंडर्ड्स यूज्ड in functional area are as follows। Standard used in functional area are as follows। अब नीचे एक छोटा सा टेबल बनाओ जिसके अंदर आप 4 कॉलम बनाओ, 4 कॉलम थोड़े बड़े बड़े कर लेना, हाँ, ऑलमोस्ट बराबर डिस्टेंस के 4 कॉलम बनाओ, ठीक है जी। पहले कॉलम में हेडिंग दो प्रोडक्शन, अगले कॉलम में हेडिंग दो मार्केटिंग, अगले कॉलम में हेडिंग दो HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, और अगले वाले में दो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, शॉर्ट टर्म लिख सकते हो FIN एंड अकाउंटिंग। अब अगर हम इन 4 डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां स्टैंडर्ड कैसे सेट होते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कल आ सकता है केस स्टडी में।
अगर हम इन चार्ट, वैसे तो कंपनी में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, बहुत सारे हैं, है ना, और भी ऑपरेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन अगर हम 4 डिपार्टमेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड कैसे सेट होते हैं, तो सबसे पहला कौन सा था? प्रोडक्शन। उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 2 क्वालिटी, पॉइंट नंबर 3 कॉस्ट, पॉइंट नंबर 4 इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है जी। इन 4 बातों को ध्यान में रख के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, क्या क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए, कॉस्ट भी इफेक्टिव होनी चाहिए, और हर बंदे की जॉब परफॉर्मेंस भी पता लगनी चाहिए। ऐसे ही हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में स्टैंडर्ड सेट कैसे होते हैं? सबसे पहला सेल्स वॉल्यूम, दूसरा सेल्स एक्सपेंस, तीसरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और चौथा इंडिविजुअल सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल सेल पर्सन परफॉर्मेंस, सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस। अब हम बात करें एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके स्टैंडर्ड कैसे सेट होंगे? तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा? लिखो सबसे पहला लेबर रिलेशंस, कंपनी की रिलेशन कैसे है लेबर के साथ। फिर दूसरा लेबर टर्नओवर, ठीक है जी। मालूम है ना क्या होता है लेबर टर्नओवर आपको? कितने लेबर एक साल में छोड़ के गए कंपनी के अंदर, है ना। जिस कंपनी की लेबर टर्नओवर ज्यादा होती है उसकी गुडविल मार्केट में खराब होती है ना, लेबर टर्नओवर। और तीसरा लेबर एब्सेंटिज्म, लेबर एब्सेंटिज्म, ये इसके स्टैंडर्ड सेट करने का तरीका है। अच्छा, आप फाइनेंस की बात करते हैं, जहां पे आप पढ़ रहे हो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, वहां स्टैंडर्ड कैसे सेट होते हैं? तो लिखो सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, दूसरा इन्वेंट्रीज, तीसरा फ्लो ऑफ कैपिटल, और चौथा लिक्विडिटी। तो ये जो आपने भी लिखा है, छोटा सा कॉलम आपने बनाया, इसको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टैंडर्ड कैसे सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट, क्या क्या चीजें दिमाग में रखी जाती हैं वेल सेटिंग अप द टारगेट्स। छोटी सी बात, ज्यादा रट्टा मत मान, सिर्फ एक बार इसको देख लेना क्या चीज है। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट था। इट वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द प्रोसेस। क्या था पहला पॉइंट? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यहां से स्टार्ट होती है कंट्रोलिंग। जब तक हम कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे तो कंट्रोल किसे करेंगे? इसलिए पहला क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आ जाओ नंबर 2 पॉइंट पे आ जाओ, प्रोसेस का दूसरा पॉइंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब यहां पे हम मेजर करेंगे और देखेंगे हमने कैसा परफॉर्म किया। अभी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अभी गलती मत करना, यहां सिर्फ हम मेजर कर रहे हैं कि हमने क्या किया। ठीक है, यानी हमारा टारगेट सेट था टू प्रोड्यूस 2000 कार्स इन 1 मंथ। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस 2000 कार्स इन 1 मंथ। एज्यूम कर रहे हैं ऐसा टारगेट सेट किया था। अब महीना खत्म हो गया, आज 30 तारीख की शाम है, तो हमने रजिस्टर निकाला और पता किया कितनी कार सही में बन गई। दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द इसके साथ विद द स्टैंडर्ड्स। यानी कारें तो बनी सिर्फ 1700, लेकिन स्टैंडर्ड क्या था? 2000। तो कितने की डेविएशन आई? 300। फिर हम करेंगे इस डेविएशन को रिमूव करने का रेक्टिफिकेशन का मेथड। बस यही है कंट्रोलिंग प्रोसेस।
इसके आगे हम कल करेंगे, यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलो।